रिसर्च विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है भारत में पवन ऊर्जा पर नई रिपोर्ट। हम देखेंगे कि ये नई रिपोर्ट आखिर है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये नई रिपोर्ट जो है वो ब्लूमबर्ग NEF संस्थान जो है उन्होंने तैयार किया है और विशेषतः इसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है, वह भारत के बारे में बताया गया है। खास करके बताया गया है कि भारत में कोविड-19 से इस पवन ऊर्जा के इंस्टॉलेशन अर्थात इसकी स्थापना जहां जहां हुई है उस पर क्या असर पड़ा। और हम ये भी देखेंगे इसी के तहत कि जो अग्रणी राज्य हैं पवन ऊर्जा उत्पादन में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से राज्य इस पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है और देखेंगे कि भारत, खास करके भारत का आगे का क्या लक्ष्य है, भारत पवन ऊर्जा में आगे क्या कर रहा है, इस सब विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर पवन ऊर्जा होता क्या है, क्यों पवन ऊर्जा को कहा जाता है कि ये एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे संबंधित है, अर्थात उसको पूरा करने में ये सक्षम हो सकता है। तो चलिए आज हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं चर्चा से पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों का बहुत ही देख रहे हैं कि लोग आप देख रहे हैं, चूंकि आपका PTV नज़दीक है तो आप लोग देख ही रहे हैं और आप लोग काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं, व्यू भी हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग हमारा थम्स आ गया सब्सक्राइबर, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद हम NCERT सीरीज करने वाले हैं। और फिर अगर आप 500 होता है हमारा सब्सक्राइबर, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि 500 सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मैपिंग क्लास, तो मैपिंग क्लास भी होगा। तो चलिए इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज जिन मुद्दों पे, जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनमें पहला होगा कि ये कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा ये पवन ऊर्जा इंस्टॉलेशन पे भारत में, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा आखिर है क्या। जब हम लोग पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो आखिर ये पवन ऊर्जा है क्या। उसके बाद देखेंगे पवन ऊर्जा उत्पादन का एनिमेशन, अर्थात ये जो ऊर्जा उत्पादन होता है इसका एनिमेशन देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें किस तरह का गियर होता है, किस तरह का ये आप देखेंगे कि जो उसका टरबाइन होता है वो टरबाइन किस तरह से काम करता है, विंड टरबाइन, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता यानी भारत में जो कैपेसिटी है कितना डेवलप हुआ, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता सबसे ज्यादा किस वर्ष किया गया था, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे प्रमुख स्वतंत्र बिजली उत्पादक यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPPs कहा जाता है, वो आखिर कौन है। और 4 इसमें सबसे प्रमुख है जो भारत में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य यानी कौन से राज्य हैं जो पवन ऊर्जा में सबसे आगे हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा पर सरकार का लक्ष्य यानी जो पवन ऊर्जा है सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है आने वाले वर्षों में, खास करके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए इन सब बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिर आपसे एक गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और इसको हर ग्रुप में आप शेयर करें, खास करके जो भी सिविल सर्विस वाले ग्रुप है, जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो या आपका UPSC हो या आपका कोई भी कंपटीशन हो, सब कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उसके संबंध में। तो चलिए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अनुसंधान संगठन, जैसे कि मैंने बताया एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूमबर्ग NEF यानी इसका NEF का फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है, NEF का फुल फॉर्म है न्यू एनर्जी फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में केवल, अगर हम 2020 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 जो है वो पूरी तरह से आपको पेंडेमिक के हवाले हो गया था, तो उसमें आपको 1.1 गीगावाट ऑनशोर पवन ऊर्जा परियोजना को जोड़ा है, जो अगर हम विगत देखेंगे कि जो तेजी से भारत बढ़ रहा था उसका 1 दशक में ये सबसे कम है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
दूसरी बात जो है, ये रिपोर्ट का जो नाम था वो था इंडियाज टॉप विंड सप्लायर इन 2020। ये जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के बारे में भी जाने। 2020 वाले जो है रिपोर्ट में नोवेल कोरोना वायरस या जो हमने बताया था कोविड-19 महामारी को इस धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया है, यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि ये इसलिए 1.1 गीगावाट हुआ क्योंकि जो भी सप्लाई चेन था सारी चीजें रुकी हुई थी। तो देखेंगे, चलिए आगे। तो आगे देखते हैं कि ये आखिर कोविड-19 का प्रभाव कैसे पड़ा, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के परिणाम स्वरूप 2020 में देशव्यापी तालाबंदी हुई, यानी जो लॉकडाउन हुआ, नेशनल वाइड लॉकडाउन हुआ, और इससे आपूर्ति श्रृंखला जो थी वो जो है सो आपको और माल लोगों के बीच जो आवाजाही थी, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जो सप्लाई चेन था, वो प्रभावित हुआ और इसके वजह से इसमें गंभीर व्यवधान हुआ और जिससे परियोजना के निष्पादन में देरी हुई, यानी जो उसको होना चाहिए था उसमें देरी हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप मात्र 1.1 गीगावाट ही हम जोड़ पाए पूरे भारत में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इसी पे देखते हैं हम लोग। तो इसमें यह भी कहा गया, यानी अर्थात यही रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार ने डेवलपर्स को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए 5 महीने का एक्सटेंशन अर्थात विस्तार दिया, जो महामारी के कारण निर्माण में देरी का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास मजदूर नहीं थे, उनके पास सारे इक्विपमेंट थे, तो ह्यूमन पावर था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था। इस वजह से इसको 5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। तो देखेंगे, रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल ऑनलाइन, यानी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कारण 2 गीगावाट ऊर्जा फार्मों की कमी आई। तो अगर हम देखें तो 2021 की बात करें तो पिछले साल और 2021 की तुलना करें तो इस साल भी 2 गीगावाट का जो लक्ष्य था उसमें कमी आ गई। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरह से देखेंगे कि आखिर पवन ऊर्जा है क्या। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कि ये 1 गीगावाट 1.1 गीगावाट की ही जोड़ पाया 2020 में, 2021 में 2 गीगावाट की कमी आई। 2 साल तो हम लोग जानते हैं कि 2020 और 2021 ये पूरी तरह से आपको कोविड-19 के हवाले हो गया, उसी से रेट चढ़ गया। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि आखिर पवन ऊर्जा होता क्या है। तो पवन ऊर्जा जो होता है वो मुख्यतः अगर हम देखें तो ये विद्युत जनरेटर का उपयोग किया जाता है और जो विंड टरबाइन होता है, जो पवन टरबाइन होता है, उसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया होती है पवन के द्वारा, यानी पवन का उपयोग किया जाता है और पवन के उपयोग से मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात उसको बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी बिजली का उपयोग किया जाता है। तो इसको तो पवन ऊर्जा जो है सो अगर हम देखें तो सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि हवा तो आप देखेंगे भारत जैसा देश या जो इस तरह के देश है जो ट्रॉपिकल और उस मिड रीजन में पड़ते हैं जहां हवा काफी तेज चलती है। अब हवा का जो बेल्ट होता है आप जानते ही हैं, तो ईस्टर्ली वेस्टर्ली, अगर ये सब भी अगर और डिटेल जानना हो तो आप शुरू में हमारा नंबर आता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इस पे हम एनसीईआरटी सीरीज लाने वाले हैं, उसमें बताएंगे आपको कि विंड और एयर में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजों आपको हम बताएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में आप अगर जानना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, तो ये एक जिसका आप देखेंगे कि जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसका पर्यावरण पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर कोई भी आप एनर्जी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन है कि लगभग आप जो भी नवीनीकरण ऊर्जा होता है उसके बहुत कम प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि आगे इसके बारे में हम देखते हैं इसका एनिमेशन। तो देखते हैं कि ये एनिमेशन, जैसे कि मैंने बताया कि पवन ऊर्जा होता क्या है, इसका उत्पादन किस तरह से होता है, पहला फार्म कहाँ खोला गया, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो पवन ऊर्जा है आप देखें इसको, तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और तो पहले हम लोग जाने, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको हम ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह से भी बताएंगे। तो ज्योग्राफी चूंकि जानते हैं कि ज्योग्राफी से ही सारा रिलेटेड होता है, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, हर चीज आप देखेंगे।
तो इसमें हम देखेंगे कि विंड किसको कहते हैं, अर्थात पवन किसको कहते हैं। तो पवन हम जानते हैं कि जब आप प्रेशर बेल्ट आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हाई प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो जो पवनें होती है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आते हैं, यानी उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर जो वायु चलती है वही वायु पवन कहलाती है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, तो ये इस तरह से अगर आपको बेल्ट मिलेगा, ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ये आपका ये अर्थ है। और आप यहां अगर देखें तो जैसे देखिए, तो ये क्या है, ये आपको अगर देखेंगे तो ये आपको 30 डिग्री के आसपास होगा। तो ये क्या होगा, ये आपको हाई प्रेशर का होगा और गर्म होगा, और ये लो प्रेशर होगा। तो इधर से ये इधर पवन चलेंगे, देखिए, ये देखिए, तो ये फिर क्या होगा, ये देखिए, इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा। तो यही आपका पवन होता है। तो आप एक पट्टी होती है हमारी पृथ्वी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बेल्ट की, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ये देखिए। तो उसी ऊर्जा का जब हम लोग जानते हैं कि कुछ पवनें जो होती है वो परमानेंट विंड होती है, जिसको प्लेनेटरी विंड कहते हैं। तो जो प्लेनेटरी विंड के एरिया में जो देश होते हैं वहां पवन ऊर्जा से काफी आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, और जिससे आपका ये ग्रीन एनर्जी उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, ये नहीं, तो ये जो होता है बेसिकली हम देखेंगे तो ये विंड टरबाइन जो होता है वो देखिए, और आमतौर पे जो विंड टरबाइन होता है उसमें सबसे अच्छा फंक्शन के लिए उसमें 3 ही ब्लेड होते हैं, 3 ही उसके राउटर होते हैं जो उसको घुमाते हैं ब्लेड। और ये 4 भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे, कहीं कहीं 2 भी मिलेंगे, लेकिन उन सबके थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको अच्छी विंड एनर्जी के लिए यूज करना हो तो आप 3 वाले का यूज करेंगे। ये देखिए, तो इसको जो है ये पूरी तरह से ये विंड आएगा और फिर इसको ये देखिए इस तरह से ये नाचना शुरू कर देगा। तो अब देखिए 2 होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये ब्लेड्स जो होते हैं वो 3 ब्लेड होते हैं। तो ब्लेड और ब्लेड जो इससे जुड़ा होता है इसको हब बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्लेड, ये आपका हो गया हब। अब आगे देखिए, और ये टरबाइन या रोटर जो हमने अभी कहा था, तो ये ब्लेड और हब दोनों को मिला के राउटर कहलाता है या टरबाइन कहलाता है। तो उसको विंड टरबाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसी में। तो देखिए, अगर हम इसको देखेंगे तो ये इंजन हाउस होता है, ये इसी के अंदर ये सारा इंजन होता है, ये देखिए। और इस जो ये जो इंजन होता है ये इंजन हाउस हुआ आपका, ये इंजन हाउस हुआ, इसको नेसल कहा जाता है, ये भी याद रखें। और इसके साथ एक एनीमोमीटर होता है, ये जो है सो वायु की दिशा मतलब बताता है कि किस दिशा से वायु आ रही है। जैसे सपोज आप लगा दिया इधर से, पवन आपका चलने लगा, बिजली उत्पादन होने लगा। हवा हो सकता है कि उधर से रुके, थोड़ा सा रुक उधर बदल दिया, तो जब उधर बदल दिया तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो ये मीटर से पता चलेगा, ये आपका मीटर से पता चलेगा। तो ये मीटर से ये हवा का रुख पता चलता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ये घूमता रहता है, इधर आया तो इधर, तो इस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया। तो इसको जो इंजन हाउस होता है उसको नेसल बोला जाता है, और जो मैंने बताया कि ब्लेड और हब को मिला के टरबाइन बोला जाता है या उसको रोटर बोलते हैं हम लोग। आगे चलिए, आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए, अब ये हो गया। अब ये जो होता है ये काफी ऊंचे एक खंबे पे होता है, उस खंबे को टावर बोला जाता है उसका। तो ये देखिए, ये टावर हो गया। अगर हम देखें इसके अंदर कि ये सब तो हो गया हमारा, ये विंड आया, अब ये नाचा, इसके अंदर बिजली कैसे उत्पन्न होता है तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ द विंड टरबाइन। तो जो विंड टरबाइन हम आपको दिखाए उसके अंदर का इंजन देखते हैं कि उसमें किस तरह से बिजली पैदा होता है। तो चलिए ये सब देखते भी रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो देखिए, ये देखिए, जैसे ये ब्लेड्स होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये अमूमन 3 ब्लेड होता है, लेकिन किसी किसी में 2 भी होता है, किसी में 4 भी होता है, लेकिन ये मोटे तौर पे 3 होता है। अमूमन आप देखेंगे 3 होता है। ठीक है, अब ये विंड आया, ये नाचना शुरू किया, तो ये इस तरह का जो हमने बताया था नेसल या इंजन हाउस, उसके अंतर्गत आप देखिए ये इस तरह से होता है। ये आपका एनीमोमीटर लगा है, ये सारी चीजें, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से नाचता है और इस तरह से आप देखिए। अब ये क्या होता है,
ये जो आप समझिए, ये आपका टरबाइन से ये जो जुड़ा होता है, इसको शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। ये शाफ्ट, चूंकि ये नाचेगा तो ये शाफ्ट भी नाचेगा। अब शाफ्ट के अंदर क्या होता है कि ये देखिए, ये आपका विंड आया तो ये हब हो गया, ये शाफ्ट हो गया, यानी शाफ्ट किया, अब ये नाचना शुरू किया, ठीक है। हब से, ये हब जो होता है, हब और ब्लेड जो मैंने बताया था, अब नाचना शुरू किया। अब क्या होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि हवा की जो गति होती है, जो जहां होता है, तो कभी काफी तेज बहता है, कभी काफी कम। तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो अगर काफी तेज आपका हवा बहा तो उसके लिए यहाँ एक ब्रेक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ब्रेक का उपयोग। अब देखिए इसको, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक का उपयोग किया जाता है। और अगर कभी कम हवा हुआ तो फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यहाँ एक गियर होता है जो इसको ऑप्टिमाइज करता है, यानी कम हवा पे भी ये काफी तेजी में चल सकता है। और अगर ज्यादा तेजी हवा हुआ तो वो ब्रेक काम करेगा। तो ये इसको, ये जो हो गया, ये पूरा गियर बॉक्स होता है। आप देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये नाच रहा है, तो ये आपका गियर बॉक्स हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, ये गियर बॉक्स। अब ये गियर बॉक्स और यहाँ ये ब्रेक है, और इससे जो, इससे ये आपका जनरेटर से जुड़ा हुआ। अब ये जनरेटर में आएगा, चलेगा, और फिर जनरेटर से बिजली उत्पन्न होगा। ये देखिए, ये जनरेटर हो गया, ये अब नाच रहा है। अब ये जनरेटर, ये जनरेटर आपका हो गया। अब इसी से आपका बिजली उत्पन्न होगा। अब यहां से बिजली फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये चलना शुरू हो गया। अब ये आया। ये इस तरह से हम वायर से इसका उपयोग करके, इसका हम या तो बैटरी में यूज करते हैं कि मान लिया उसको हम कर लिया, बैटरी में चार्ज कर लिया, बैटरी से हम फिर एनर्जी, या आप इस एनर्जी को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हो गया, ये आपका हो गया। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं जो अहमियत रखता है कि अगर आप विंड पावर एनर्जी लगाना हो या विंड फार्म लगाना हो, तो उसमें सबसे पहले है तो इसका कॉस्ट जो होगा वो कितना होता है, वो उसकी जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे क्या होता है कि जब ये तेजी में चलता है, तो जानते हैं हवा जब तेजी में चलेगा और कोई चक्का घूमेगा तो उससे नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है। दूसरा है, जब आप इसको ये करते हैं तो लैंडस्केप असेसमेंट, कि आप जाएंगे तो वो पहले असेसमेंट करेंगे कि यहाँ हवा आएगा भी या नहीं आएगा। तो जो लैंडस्केप पे इसको हम बनाएंगे तो क्या वो लैंडस्केप वैसा होगा जहां ये हमारी विंड फार्म काम करे। तो ये जो प्रमुख है 4 चीजें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेंटेनेंस। अगर आप ये सारी चीजें करने के बाद अगर मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो गंभीर एक्सीडेंट हो सकते हैं। वो देख लीजिए इस तरह से। अब ये देखिए कैसे हो सकते हैं, ये देखिए, यह मेंटेनेंस किया जाता है, इसको रेगुलर मेंटेनेंस किया जाता है। जो विंड फार्म में रहते हैं लोग उसको रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। तो आप देखिए इसको, अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इसमें आग लग सकता है, क्योंकि जिसे गियर बॉक्स है वो चलेगा। ये देखिए अब इसमें फायर हो सकता है। तो अब इस तरह से आग लग जाएगा तो वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। दूसरी चीजें जो है, जो आप जहां रह रहे हैं वहां ज्यादा पक्षी वगैरह ना हो जो इससे टकरा के मर जाए, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, अगर ये तो फायर हो गया। दूसरा चीज है कि ये देखिए कोई पक्षी आ रहा है और उसको पता नहीं है, वो देखिए टकराया और हो गया खत्म। तो एक तो ये हो सकता है। तीसरी चीज जो है, जो वेदर, कि अगर आप ऐसी जगह की हैं जहां अक्सर बिजली चमक रहे हैं, बिजली गिर रहे हैं और उस तरह से उड़ा हो, तो वहां आपको ये ज्यादातर, ये देखिए थंडर स्टॉर्म से ये टूट सकता है। ये टूट गया थंडर स्टॉर्म। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आप विंड फार्म बनाएंगे और वहां मेंटेनेंस करेंगे। तो ये था पवन ऊर्जा उत्पादन का एनिमेशन। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से पवन ऊर्जा मुख्यतः क्या है कि विंड का उपयोग करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है जो हमारा भारत की जो है पवन ऊर्जा क्षमता, यानी भारत की कितनी पवन ऊर्जा क्षमता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो इसमें देखेंगे भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2016-17 में लगभग 5.5 गीगावाट बढ़ गई थी। यानी अब आप देखें कि जब 2016-17 की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त 5.5 गीगावाट है, लेकिन अगर हम यही 2017-18 या 18-19 में करें तो 1 गीगावाट कम गया, मतलब 1.5 गीगावाट, और ये 4 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ये जो लक्ष्य रखा गया था 4 गीगावाट का, उसका 47% ही हुआ 17-18 में, और 18-19 में और कम 37% ही उसके पूरा किया गया। यानी जो लक्ष्य हमने 4 गीगावाट का रखा था, और 2019-20 के लिए यह लक्ष्य, यानी जो 2019-20 है उसके लिए जो पेंडेमिक की भेंट चढ़ा उसमें 3 गीगावाट। तो आप सोचिए कहा 5.5 गीगावाट था, वहां से हम सिर्फ 3 गीगावाट पे चले हैं। तो ये लगातार डिक्रीज किया है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कोविड-19 का भी योगदान है, लेकिन ये लगातार इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, उसके और कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है प्रमुख स्वतंत्र बिजली उत्पादक, या जिसको कहता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इसको बोला जाता है IPP कहा जाता है प्रमुख। तो ये प्रमुख कौन कौन से, मेन कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में जाने तो 4 प्रमुख बिजली उत्पादक है, यानी कि जो PPs IPPs है, उसमें नंबर 1 पे है आपका रिन्यू पावर, उसके बाद है सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा दूसरा, और तीसरा जो है अल्फनार है, और चौथा अडानी ग्रीन एनर्जी है चौथा। और यही चारों जो है आपके पूरे भारत में जो स्थापित क्षमता है उसका 70% की भागीदारी इन्हीं 4 की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये IPPCs ने, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो गुजरात, चूंकि गुजरात में एक तो वैसे भी विंड है और वो ऑफशोर भी हो सकता है, और वहां तो 883 मेगावाट की संचय क्षमता, या देश में जितने भी पवन ऊर्जा आपके पास है उसका 79% परियोजना का संचालन जो है वो गुजरात में किया गया 2000। यानी जो भी इसमें हुआ जुड़ा वो सारा आपको 79%, 79% जो है वो गुजरात से हुआ। इसीलिए अब आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से इसमें अग्रणी राज्य। नंबर 1 में तो गुजरात है ही है। तो देखिए, उच्च हवा की गति और भूमि की उपलब्धता ने गुजरात को अधिकांश IPPs के लिए एक पसंदीदा राज्य बना दिया, यानी कि सबसे पसंदीदा राज्य। एक तो उच्च हवा की गति है वहां पे, और भूमि उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है गुजरात के अंदर। तो ये 2 चीजों को इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखेंगे और कौन अन्य राज्य हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य राज्यों में जो देखेंगे, जो पश्चिमी राज्य के बाद जो है, जैसे कि साउथ इंडियन के स्टेट है जैसे तमिलनाडु में 128 मेगावाट हुआ, कर्नाटक 82 मेगावाट, और राजस्थान 26 मेगावाट। ये जो उत्तर भारत का हो गया, बाकी ये 2। तो अब आप देख लें कि ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया। बाकी उच्च हवा की गति आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी काफी उच्च हवा आपको मिलती है, आपको आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में कोई नई परियोजना चालू नहीं की गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 2020 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कोई नया परियोजना विंड एनर्जी का नहीं लगा, पवन ऊर्जा का नहीं लगा। तो चलिए देखेंगे। तो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो विदेशी टरबाइन निर्माताओं ने पिछले साल की तुलना में, यानी अगर हम देखें तो विगत सालों के जो 2020 की में किया, मतलब 76% की आपूर्ति की, जो 2019 से 9% अधिक है। यानी 2020 में जो था वो 76% जो था ये टरबाइन विदेशी टरबाइन। अभी भी जो हमारा जो विदेशी टरबाइन है या जो भी विंड एनर्जी है वो ज्यादातर फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन से ही निर्मित है, फॉरेन निर्माता ही आते हैं बनाते हैं। तो ये आम बात है। उसी तरह से देखेंगे आगे, पवन ऊर्जा पर सरकार का लक्ष्य, अर्थात जो हमारी गवर्नमेंट है उसका ये क्या लक्ष्य है, वो क्या रख रहा है, खास करके पवन ऊर्जा को लेकर के, रिन्यूएबल ऊर्जा को लेकर के। तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 2020-22 तक, यानी 2022 तक जो है वो देखें 175 गीगावाट अपने
नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और 2030 तक, ये 2022 तक है, अगर यही 2030 तक तो 450 गीगावाट के बारे में मुकर रही है कि ये उनका लक्ष्य है। भले नहीं पूरा हो और आगे कोई व्यवधान पड़े तो ये अलग बात है, लेकिन ये पवन ऊर्जा पर जो सरकार का, खास करके नवीकरणीय ऊर्जा पे ये सरकार का लक्ष्य है। तो ये हुआ। तो ये सारी चीजें थी भारत में पवन ऊर्जा पर नई रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो था, जैसा कि मैंने बताया, ब्लूमबर्ग NEF ने जारी किया था भारत की ऊर्जा पे, तो इसको हम लोगों ने देखा। तो चलिए अब इस सब पे चर्चा करने के बाद जो हमारा अगला सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो देखते हैं क्या प्रश्न बनता है यूपीएससी के लिए। प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, यानी इन स्टेट पे आपको विचार करना है। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 तमिलनाडु, 4 आंध्र प्रदेश, 5 कर्नाटका। उपरोक्त में से कौन कौन से राज्य 2020 में चालू हुई नई पवन ऊर्जा परियोजना में शामिल नहीं है? तो इसका चॉइस देखिए, तो आपके सामने ऑप्शन या चॉइस जो है, विकल्प है। ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 2 और 4, डी 3, 4 और 5। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में उसको शेयर करना चाहिए आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सब्सक्रिप्शन की गति जो है हमारे चैनल की काफी धीमी हो गई है, लगभग थम सी गई है। तो आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, सबको शेयर करें, सब ग्रुप में शेयर करें और उसमें सिर्फ इतना लिख दें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, फिर भी आपके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे है पिछले प्रश्न का उत्तर, जो हमेशा की तरह है। पिछले प्रश्न का उत्तर, नए कोरोना वायरस वेरिएंट के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दक्षिण अफ्रीका अल्फा, केंट यूके बीटा, ब्राजील गामा, इंडिया डेल्टा। अब चलिए इस पे देखते हैं हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका अल्फा नहीं था, ये दक्षिण अफ्रीका क्या है, बीटा है, तो ये गलत हो गया। यूके केंट बीटा ये अल्फा है, तो ये बीटा आपका दक्षिण अफ्रीका में है और यूके में अल्फा है, तो ये गलत है। 1 और 2 गलत हो गया। ब्राजील में गामा बिल्कुल और इंडिया में डेल्टा वेरिएंट। तो हम लोगों ने चारों वेरिएंट पे फिगर के साथ चर्चा किया था, कैसे म्यूटेशन होता है इस पे मैंने बताया था। ये सब हमारे पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? 1 गलत हो जाएगा, 2 1 और 2 ये भी गलत हो जाएगा, और 3 और 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और उपरोक्त सभी ये गलत हो जाएगा। तो आपका आप देखिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया सी। तो आपका उत्तर हो गया सी। ठीक है। तो चलिए ये था हमारा भारत में पवन ऊर्जा पर नई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने जाना कि किस तरह जो एक शोध संस्था है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा शोध संस्था ब्लूमबर्ग NEF, उसने भारत पर ये रिपोर्ट निकाला। इस रिपोर्ट में मुख्यतः जो भारत की धीमी गति की प्रगति है पवन ऊर्जा पे, उसके बारे में बताया गया कि ये कोविड-19 की वजह से हुआ। फिर हम लोगों ने जाना कि आखिर ये पवन ऊर्जा है क्या, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि ये जो पवन ऊर्जा है वो किस तरह से, किस प्रक्रिया से काम करता है, उसका एनिमेशन हम लोगों ने देखा। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक विजुअल जो होता है वो 1000 शब्द आपके कहते हैं और आप इजीली समझ सकते हैं। और जो भी मुख्य परीक्षा आप लिखते हैं, पीटी में के लिए तो महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप अपने शब्दों में लिखें। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप अच्छी समझ के साथ जाएंगे परीक्षा हॉल में तो काफी अच्छी तरह से मुख्य परीक्षा भी दे पाएंगे, और साथ ही साथ ये आपके लिए इंटरव्यू में भी योगदान करेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।